हेलो दोस्तों, आज हम रिवीजन करने वाले हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले उसका करंट अफेयर पढ़ेंगे, फिर इस साल के बजट में उससे संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं वो पढ़ेंगे, फिर कृषि से संबंधित जो जो संस्थाएं हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने कृषि के जो बेसिक चीजें हैं, कृषि के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उसको पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ज्योग्राफी, उसकी इकोनॉमी, वो दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ये मैं जो सोर्स लेके आया हूँ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तो इस साल क्या हुआ कि सरकार ने अपने पिछले 10 साल के कार्यों का पूरा एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया कि हमने क्या अच्छा किया है। तो उस हिसाब से इसमें वो स्कीम्स है, वो डाटा भी है, साथ साथ 2025 के बजट में कृषि से संबंधित और कृषि इकोनॉमी के संबंधित क्या चीजें थी वो इसमें है। ठीक है। तो हम पीआईबी की एक रिपोर्ट लेके आए हैं जिसमें सरकार का पूरा लेखा जोखा है एग्रीकल्चर संबंधित। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है। तो अब इसमें सबसे ऊपर ही आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, मतलब सहकारिता के लिए जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, किसको? 2025 को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि 2025 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय ईयर या किसके लिए अंतरराष्ट्रीय घोषित किया गया है? तो सहकारिता के लिए। किसके? ये मैं लिख देता हूं, सहकारिता। ठीक है। तो 2025 सहकारिता के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी अपना 2025 का जो वर्ष है वो सहकारिता के लिए घोषित किया है। एक चीज और अब याद करो कि 2023 को किसके लिए अंतरराष्ट्रीय ईयर घोषित किया गया था? जो भारत ने प्रपोज किया था। कहां पे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में। भारत ने 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो 2023 का वर्ष था वो सजेस्ट किया था मिलेट के लिए। ठीक है, मोटे अनाज के लिए। 2023 मोटे अनाज ये भारत ने सजेस्ट किया था, और इस वर्ष अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जिस चीज को अपना अंतरराष्ट्रीय घोषित किया है वो है सहकारिता। भारत सरकार ने भी अपना राष्ट्रीय ईयर घोषित किया है सहकारिता को, तो इसलिए सहकारिता थोड़ा सा इस साल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप 2023 के आसपास देखिए मोटे अनाज से काफी क्वेश्चन आए थे, क्योंकि एक तो ये भारत ने प्रपोज किया था, दूसरा वो अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं, साथ ही साथ बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो इसमें दिया गया है। ठीक। तो इस वर्ष जो सहकारिता के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है उसका जो थीम है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, यानी सहकारिता जो है वो एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। ये याद रखने वाली चीज है। ये थीम पूछते हैं कि इस वर्ष का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया उसका थीम क्या है? तो कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, यानी सहकारिता एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने अपनी समरी में लिखा है, पीआईबी ने जो जारी किया है भारत सरकार यूनियन कैबिनेट द्वारा जो अप्रूव किए गए थे इस साल जो जितने भी डिसीजन या बजट में, तो उन्होंने अपने सबसे समरी में लिखा है कुछ योजनाओं प्रोग्राम्स का नाम। जैसे एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। तो डेयरी के विकास के लिए जो राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहा है इसको कह सकते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। तो इसको रिवाइज्ड किया गया है, यानी इसे फिर से शुरू किया गया है नए सिरे से। ये 2014 की स्कीम है। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास प्रोग्राम कब की योजना है? 2014 की, लेकिन 2021 में इसे फिर से पुनर्गठित किया गया है। कब तक के लिए? तो 2021-22 से लेके 2025-26 तक। तो इस साल ये अपनी योजना जो 5 साल के लिए गठित की थी वो कंप्लीट कर लिया है। तब ये इसमें बताया होगा कि हमने 5 साल में इसमें क्या क्या किया है और क्या आगे करेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें याद करने वाली जो चीज है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास प्रोग्राम कब चालू किया गया था? 2014 में। पुनर्गठित कब किया गया? ये किया गया 2021 में। कब तक लागू है? 2025-26 तक। ठीक है। इसी के अंतर्गत अब ये हम आंकड़े नहीं पढ़ेंगे कि इस साल उन्होंने बजट में उसको कितना पैसा दिया। पढ़ना तो पढ़ लो आप। 1000 करोड़ रुपए इन्होंने पैसा दिया है बजट में इस साल। किसको? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को। उसके बाद एक चीज इसमें और लिखी कि यूनियन कैबिनेट ने यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक चीज और अप्रूव किया है, रिवाइज किया है। किसको? राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है इसको भी हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन इसके लिए भी कितना 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। जब ये स्कीम शुरू किया गया था तो उस समय कुछ फंड निर्धारित किए गए थे कि ये योजना इतने साल तक चलाई जाएगी और इतने साल में हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, तो हर साल पैसा देते रहे होंगे। तो इन्होंने इस बार क्या किया है कि 1000 करोड़ रुपए उसमें और बढ़ा दिया है। ठीक है। तो अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। किसके साथ? ये डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जो राष्ट्रीय वाला है।
ठीक है। 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था कि जो स्वदेशी गोवंश है, गोवंश में आपका आ जाएगा गाय, भैंस और जो सांड वगैरह होते हैं ना, मेल वाले वर्जन, वो भी आ जाएंगे। तो स्वदेशी के लिए, ठीक है, विदेशी के नहीं। तो स्वदेशी गायों भैंसों की जो दुधारू पशुएं हैं, क्योंकि डेयरी का विकास करना है, उनके विकास और उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से किया गया था। उनका विकास और संरक्षण करने का उद्देश्य क्या था? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। विकास कैसे करेंगे? तो वैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाएंगे, ठीक है, और गांवों में ग्रामीण विकास में डेयरी की भूमिका को बढ़ाएंगे। वैज्ञानिक तरीका क्या क्या हो सकता है? तो आइए थोड़ा इधर देखते हैं। वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है कि एक गोकुल ग्राम कुछ और नहीं बल्कि एकीकृत पशु विकास केंद्र है। मतलब एक ऐसा केंद्र बनाएंगे जहां पे उससे संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ठीक है, पशु विकास से संबंधित। जैसे वहां पे पशु डॉक्टर हो सकते हैं सरकारी, और वहां पे सीमन की व्यवस्था हो सकती है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की भी व्यवस्था हो सकती है। अगर आपको मतलब वहां पे अगर गाय के लिए सांड नहीं है या फिर अच्छी क्वालिटी के सांड नहीं है, तो वो क्या काम करेंगे? गोकुल ग्राम यानी जो पशु विकास केंद्र है वहां पे जाएंगे, और जो वहां पे सरकार क्या काम कर रही है आजकल, अभी आगे थोड़ा पढ़ेंगे, कि ये है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग कर रही है, यानी अच्छे अच्छे नस्ल के जो सांड हैं तो उनके सीमन को कलेक्ट कर रही है और उसमें सेक्स सॉर्टेड कर रही है। सेक्स सॉर्टेड का मतलब ये हुआ कि ये कोशिश करेगी कि ऐसे सीमन या ऐसे उनके जो क्रोमोसोम्स, इंसानों में तो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई, ठीक है, तो सरकार क्या काम करेगी कि ऐसे क्रोमोसोम या ऐसे सॉर्टेड का मतलब हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस इतना सा मतलब है कि वो ऐसा सीमन कलेक्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बछियां हो यानी फीमेल हो जो दूध देने वाली हो, और 10% बछड़े हो, मतलब बछड़े कम हो और बछियां ज्यादा हो। अगर इस तरह से सीमेन को कलेक्ट किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है तो उसको कहते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमेन, ठीक है, हो गया था। और इसके साथ साथ आईवीएफ की तकनीक भी इसमें अपनाई जाएगी। किसमें? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो पशु के विकास के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसमें आईवीएफ तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। और राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी, और एक पशु संजीवनी है। देखिए एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो शब्दावलियां हैं इनको आप याद रखना। आप याद करो 2 साल पहले पीसीएस के क्वेश्चन में आया था कि हरियाली मिशन किसके लिए चलाया गया था? इन्वायरमेंट के लिए, कृषि के लिए, या फिर जल संरक्षण के लिए, ठीक है। तो हरियाली देख के सब लोग ज्यादातर पर्यावरण मार के आए थे, जबकि वो जल संरक्षण के लिए था, ठीक है। तो ऐसे ये चीजें जो शब्दावलियां हैं थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे पशु संजीवनी है। ये पशु संजीवनी कार्यक्रम जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चलाई जा रही है वो किसके लिए है? तो संजीवनी समझ में आएगा, अरे पशुओं के लिए कोई दवाई होगी? नहीं, ये पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए टैगिंग और डाटाबेस है। यानी एक डाटाबेस है पशुओं के लिए एक डाटाबेस है, ठीक है। उसको डाटा को कलेक्ट करके और उसकी टैगिंग की जाएगी। यानी जहां जहां जो गाय हैं एक तरह से कह सकते हैं कि उनको एक पहचान देके उनकी टैगिंग की जाएगी कि हाँ यहाँ पे इस नस्ल की गाय ज्यादा है, वहां पे उस नस्ल की गाय ज्यादा है। तो उनका एक डाटाबेस बना जाएगा, उसे कहा गया है पशु संजीवनी। उसका उपयोग क्या होगा? उत्पादकता में, डेयरी उत्पादकता में सुधार कर पाएंगे। समझ में आ गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन। पशु संजीवनी क्या है? तो पशुओं की टैगिंग और डाटाबेस के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज इसमें चर्चा की गई है कि 2025-26 में हमने क्या किया है कि एग्रीकल्चर को इंडिया के विकास का इंजन बनाने के लिए, ठीक है, इंडिया के विकास को इंजन बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हमने फिर से रिस्ट्रक्चर किया। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इस बार वो जो वेदर बेस्ड फसल क्रॉप है उनकी जो बीमा है, बीमा योजना के लिए जो ये तो बीमा योजना है ही, उसके लिए चलाई जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम से ही लग रहा है कि बीमा का मतलब क्या हुआ कि अगर फसलों का नुकसान होगा सरकार उसकी भरपाई करेगी। लेकिन बीमा है, कोई सहायता तो है नहीं, तो बीमा है तो इसका मतलब सरकार को कुछ, मतलब किसानों को कुछ प्रीमियम भरना पड़ेगा। बीमा फसलों की करवाना पड़ेगा और कुछ उसका प्रीमियम करना पड़ेगा। और पूरे फसल के दौरान और फसल कटाई के दौरान, मतलब बाद भी अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस यानी उसके लिए बीमा मिलेगा। तो इसको इन्होंने बढ़ा के 25-26 कर दिया है, ठीक है, रिस्ट्रक्चर किया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025-26 तक फिर से बढ़ा दी गई है मौसम आधारित फसलों के लिए। यह एक स्वैच्छिक योजना है, यानी किसानों को फोर्स नहीं किया जाएगा, बल्कि जिन किसानों को अपना
फसल बीमा करवाना है तो करवाएं, नहीं करवाना है तो मत करवाएं। तो फसल बीमा योजना शुरू कब हुई थी? 2016 में। फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ था? 2016 में, याद रखना। उसके बाद इसमें क्या होगा, किसानों को जो नुकसान होगी उसके लिए वित्तीय सहायता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए किसानों को बीमा के लिए एक प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो वो बीमा का रेट क्या होगा, कितना भरना पड़ेगा? तो अगर खरीफ की फसल है, उन्होंने जितने का बीमा कराया है उतने का 2% उसका प्रीमियम रेट होगा खरीफ की फसलों के लिए। रबी की फसलों के लिए होगा 1.5% और वाणिज्यिक फसलों के लिए होगा 5%। खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है और वाणिज्यिक और बागवानी के लिए 5% है। तो सबसे कम रबी के लिए है, उसके बाद सबसे ज्यादा वाणिज्यिक के लिए, सबसे और बीच वाला जो है खरीफ के लिए है। अब अगर आगे बढ़े तो आप इसमें एक चीज और देखोगे, सरकार ने क्या किया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है किसका? एक्सटेंशन ऑफ वन टाइम स्पेशल पैकेज ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो डीएपी खाद होती है उस पर सरकार कुछ एक बार के लिए पैकेज अनाउंस किया, यानी कुछ छूट वगैरह होगा। ठीक है, तो क्या होता है डीएपी? डीएपी होता है एक ये वाटर सल्यूबल एक खाद होती है, पानी में घुल जाता है खेत में छींटने पे। ये इसका नाम है नाम देख लीजिए, नाम जो है लिखा है डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी अमोनिया होता है और इसमें फॉस्फेट होता है। यूरिया क्या होता है, वो नाइट्रोजन के लिए होता है, और डीएपी क्या होता है, अमोनिया और फॉस्फेट के लिए होता है। तो अमोनिया और फॉस्फेट यानी डीएपी किसके लिए यूज होते हैं? तो पौधों में जड़ों के विकास के लिए, उसके फसलों के विकास के लिए, यानी जो उसमें फसल लगते हैं दाना उनके विकास के लिए, और पौधों के विकास के लिए मतलब जो उसकी जड़ें हैं, उसके जो तने हैं, उसमें प्रोटीन संश्लेषण होगा तभी तो पौधे मोटे होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो उसमें फल लगेंगे, अनाज लगेंगे, उसके विकास के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद सरकार आगे एक चीज और कह रही है कि हम यूनियन कैबिनेट ने 25 नवंबर 2024 को क्या अप्रूव किया था? लॉन्चिंग ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन, प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये 2024 में। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये थोड़ा सा आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो याद करना बहुत जरूरी है। ये था प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय, ये पूरा नाम है इसका, राष्ट्रीय मिशन। प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया था? 2024 में। ठीक है, अब प्राकृतिक खेती में होता क्या है? तो प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह का केमिकल नहीं यूज होता जो फैक्ट्रियों या मानव से द्वारा बनाए जाते हैं। किसी भी तरह का रासायनिक कीटनाशक नहीं यूज होता, बल्कि प्राकृतिक खेती में जो भी यूज होता है, जो भी खाद या पेस्टिसाइड यूज होगा वो सब प्राकृतिक होंगे। मतलब बायो कंपोस्ट हो सकते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होंगे, जो सड़े गले घर में सब्जियां जो छिलका वुलका बच जाता है या फसल के जो अवशेष बच जाते हैं सड़े गले, वो डाल दिए जाएंगे। पशुओं के जो गोबर वगैरह होते हैं वो डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यूज होंगी प्राकृतिक खेती में, कोई केमिकल यूज नहीं होगा, ये याद रखना, इसकी विशेषता है। नेचुरल तरीके से इसी खेती की जाएगी। अब नेचुरल तरीके से खेती का मतलब ये होता है, अब देखिए नेचुरल फार्मिंग का मतलब कि कोई केमिकल नहीं यूज करना है, प्राकृतिक संसाधन को यूज करना है और साथ ही साथ प्रकृति का संरक्षण भी करना है। यानी ऐसी खेती ना करो कि मिट्टी की उर्वरता घट जाए या प्रदूषण हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब किसी जगह पे आजकल क्या होता है कि एक ही जगह पे एक ही फसल को बार बार गेहूं बो रहे हैं, बस गेहूं। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो घट जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्राकृतिक खेती में विशेषता एक आप देखिए, बायो कंपोस्ट का यूज होता है, केमिकल का यूज नहीं होता है। और दूसरी विशेषता है कि तीसरी विशेषता नेचुरल तरीके से खेती होती है, उसमें क्या होता है, बहुफसली कृषि होती है, यानी एक ही जगह पे कई तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और अंतर फसली कृषि होती है। अंतर फसली का मतलब कि एक ही फसल लगातार नहीं बोई जाती, बल्कि अगर गेहूं एक बार बोया गया तो अगली बार उसी जगह पे दाल बोई जाएगी, फिर कोई और फसल बोई जाएगी। इससे क्या होगी, मिट्टी की जो उर्वरता है वो रिन्यू होती रहती है। ठीक है, अगर गेहूं बोने से कोई उर्वरता घट गई तो दाल बोने से उसमें बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें। और एक चीज और है इसकी, प्राकृतिक खेती के अंदर कृषि वानिकी भी आता है। कृषि वानिकी का मतलब ये हुआ कि आप खेत है, खेत में आप कृषि भी करो और वन भी उपजाओ। ऐसा वन, ऐसी लकड़ियां जो मतलब यूज में भी आती है और पर्यावरण के लिए भी थोड़ा अच्छी होती है। तो खेत के आप जो पगडंडी होती है, मेड़ होते हैं, उसमें आप पेड़ लगा लो, क्योंकि किनारे तो आप पगडंडी तो बनाओगे ही, और उसके
वहां पे, और खेत के अंदर क्या लगा लो, अपना फसल काट लो, या फिर खेत में ही कुछ दूरी दूरी पे एक पगडंडी बना के पेड़ लगा लो, ठीक है, और जो खेत बच जाता है उसके नीचे पेड़ ऊपर चला जाएगा बड़ा होके, और उसके नीचे आप खेती करो, और थोड़ा सा दूर दूर लगाओ ताकि थोड़ी बहुत प्रकाश आती रहे, ठीक है। तो ये कृषि वानिकी भी होगा, अंतरफसली कृषि भी होगी, बहुफसली कृषि होगी, और जैविक खाद का उपयोग होगा, ये तो हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद अगर जैसे उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, ठीक है, तो आपको रासायनिक पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना है। करना क्या है, तो एक जीवामृत करके सरकार नाम, मतलब जैविक खाद है, ये कुछ और चीज नहीं है, बल्कि सरकार ने बस इसको नाम दे दिया गया है। ये गाय के गोबर और गाय के मूत्र का घोल होता है, कि अगर फसलों पे कोई कीड़े मकोड़े सब्जियों पे लग जाए तो आप घोल बना के और उसका छिड़काव कर दो। या गांवों में राख, जो राख होती है लकड़ी जलने के बाद, उसका छिड़काव भी करते हैं। अब इसका लाभ क्या होगा, लाभ तो ये है कि लागत कुछ नहीं है। लागत क्यों नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ प्राकृतिक यूज कर रहे हैं। घर में छिलका बच रहा है, ले जाके डाल दे रहे हैं। एक फसल काटे, उसका अनाज निकाल लिए, उसका जो सड़ा गला मटेरियल बच गया उसको आप खेत में छोड़ दिए, वो सड़ गया उसी में, तो लागत ज्यादा किसी कोई रासायन पदार्थ खरीद न रहे हैं, तो लागत कम लगती है, सही है। सतत कृषि है। सतत कृषि का मतलब आप बहुफसली कृषि कर रहे हैं, अंतर फसली कृषि कर रहे हैं, कृषि वानिकी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी की उर्वरता वहां की खत्म हो जाएगी, वो सतत रूप से उसकी उर्वरता वैसी बनी रहेगी। आप लगातार बढ़िया फसल उगाते रहिए, उसकी उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां की पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मिट्टी और वहां की वनस्पतियों, वहां के लोगों के स्वास्थ्य, सब कुछ अच्छा रहेगा, यानी सतत रहेगा, ठीक है। पर्यावरण अनुकूल तो है ही, जब कोई पेस्टिसाइड आप यूज नहीं कर रहे हैं, सब कुछ प्राकृतिक यूज कर रहे हैं, तो कोई पोल्यूशन किसी तरह का होगा नहीं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अब सब कुछ अगर आप जैविक कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो जैविक ही होगा ना, उसमें कौन सा केमिकल घुस जाएगा। जैविक प्रोडक्टों की आजकल मांग भी बढ़ रही है ना, जैविक प्रोडक्ट की आजकल मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से इनकम जनरेशन भी होगा। अब इसकी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे दिक्कत क्या है कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो गया, अगर आप एक निश्चित क्षेत्र में जो फसल उगाते हैं जितना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर ये खेत है, एक हेक्टेयर ये खेत है। आप एक हेक्टेयर में यहाँ पे 10 क्विंटल गेहूं निकाल रहे हैं, और इसी 1 हेक्टेयर में यहाँ पे 12 क्विंटल निकल रहा है, तो खेत तो बराबर है, लेकिन उपज यहाँ पे ज्यादा हो रही, तो हम कहेंगे इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन अलग चीज हो गया। अब कोई पूछे प्रोडक्शन यहाँ कितना हो रहा है, 10 क्विंटल, यहाँ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 12 क्विंटल, लेकिन अब कोई पूछे प्रोडक्टिविटी किसकी अच्छी है, तो भैया इसकी अच्छी है। तो प्रोडक्टिविटी ये चीज होती है। तो अगर अब जहां पे रसायन केमिकल डाल के उगाए जाते हैं, वहां पे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन इसमें थोड़ी नुकसान यही कि प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, बजट में क्या किया गया, कि 2,481 करोड़ रुपए बढ़ाए गए। ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2024 में शुरुआत किया गया, इसको लॉन्च किया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़े। आगे हमें सरकार और क्या बताना चाह रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने और क्या अप्रूव किया है, तो रैशनलाइजेशन ऑफ ऑल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को रैशनलाइज किया है, ठीक है। उन्हें मतलब फिर से अच्छा और गलत उसके लाभ हानि देख के उसको फिर से लागू किया है, ठीक है। वो कौन सी स्कीम, जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब कृषि वाला अगर स्कीम है, योजना है, तो कृषि मंत्रालय ही देखेगी, ठीक है। तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो ऐसे 2 अम्ब्रेला स्कीम का मतलब कि ऐसे स्कीम जो बहुत बड़ी स्कीम है, उसके अंदर छोटी छोटी अलग अलग सेक्टर के लिए स्कीम चलाई जाती हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। तो जो स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर, ठीक है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ठीक है। यानी इसको मैं कहूंगा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसको कहूंगा केंद्र प्रायोजित, ठीक है। तो एक होती है केंद्रीय क्षेत्र की, एक होती है केंद्र प्रायोजित। केंद्रीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो स्कीम का खर्चा होता है वो पूरा केंद्र वहन करता है, यानी उसका पूरा पैसा कौन देता है, केंद्र देता है। लेकिन जो केंद्र प्रायोजित होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो योजना की शुरुआत होती है, ठीक है, योजना की शुरुआत कौन करेगा, केंद्र, ठीक है। तो क्योंकि केंद्र प्रायोजित है तो योजना केंद्र की है, लेकिन उसमें जो पैसा लगेगा, जो पैसा होगा, यानी बजट जो होगा, उसमें राज्य, स्टेट और सेंटर
दोनों देंगे। तो केंद्रीय क्षेत्र में जो होगा पैसा वो किस टोटल केंद्र देगा, और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होंगी उसमें स्टेट और सेंटर दोनों देंगे। अब कितना देंगे, तो इसमें होता है जैसे सामान्य जो राज्य है उसका रेशियो होता है 60:40, यानी अगर 100 रुपए उस योजना में खर्चा हो रहा है तो 60 रुपए कौन देगा, सेंटर देगा, और 40 रुपए कौन देगा, राज्य देंगे। ये सामान्य स्टेट। लेकिन जो विशेष राज्य हैं, जैसे पहाड़ी राज्य, विशेष राज्य कितने हैं, तो ऐसे 11 राज्य हैं, ठीक है। तो जो विशेष राज्य हैं उनका अनुपात कितना होता है, 90:10, ठीक है। जैसे अपना यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब विशेष राज्य नहीं है, तो यूपी को 40% देना पड़ेगा, केंद्र कितना देगा योजना चलाने के लिए, 60 रुपए। लेकिन अगर विशेष राज्य होंगे तो केंद्र देगा 90 रुपए और वो विशेष राज्य देंगे कितना, 10 रुपए, ठीक है। तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पैसा देते हैं, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ केंद्र पैसा देता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब इन्होंने यहां पे देखिए जो 2 अम्ब्रेला स्कीम की बात की है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, उनके नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। अब कोई पूछे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना केंद्रीय क्षेत्र की है या केंद्र प्रायोजित, तो यहां साफ साफ लिखा है कि ये केंद्र प्रायोजित है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। तो इसमें पैसा कौन देगा, दोनों लोग देंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना इसके बारे में, और कृषि उन्नति योजना और इसके बारे में, ठीक है। तो यहां देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की शुरुआत हुआ था 2007 में, बहुत पुरानी योजना है। इसका उद्देश्य था कृषि में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, और किसानों की आय बढ़ाना, और लोकलाइज्ड स्कीम, यानी जहां जिस तरह की जलवायु की परिस्थितियां हैं, कृषि की जैसी परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से योजनाएं बनाना, ठीक है। ये तो हो गया मतलब कि फसल की बुआई तक। अब कटाई के बाद जो होगा, उसके जो फसल होंगे उसके ठीक ठाक उसके मूल्य मिल पाए, ताकि किसानों की इनकम बढ़ पाए। उसके लिए क्या काम करेंगे कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचनाओं का निर्माण करेंगे, जैसे स्टोरेज क्षमता को बढ़ाएंगे, सप्लाई चेन बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए कुछ सब्जी बिहार में हो रही है, ठीक है, टमाटर बहुत ज्यादा बिहार में हो रहा है, उसको खपत ज्यादा मुंबई में हो रही है, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ऐसे कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रेन बनाए, ताकि वो सीधे बिहार से सामान ला दे और 24 घंटे में मुंबई पहुंचा दे, ताकि वो सड़ने, क्योंकि टमाटर ज्यादा दिन तक ऐसे सड़ जाते हैं, तो सही समय पर उनको बाजार में पहुंचना जरूरी होता है। ओके, तो अब थोड़ी देखते हैं अगली स्कीम हमारी। इसमें ना थोड़ा सा ये जो लिखावट है इधर का उधर हो गया, सेटिंग से गलती से टच हो गया था, तो अभी मैं इसको सही करने जाऊंगा तो पूरी वीडियो खराब हो जाएगी। अब इसको कोशिश करना आप समझ जाना, बस यही 1 मिनट की बात है, आगे सब सही है। तो अगली हमारी योजना है कृषि उन्नति योजना, जो 2016-17 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र क्या होंगे, जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, जो मार्केट होगा, जो सप्लाई चेन की व्यवस्था होगी, वो सब कृषि संबंधित क्षेत्र हो गए। इसका उद्देश्य था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ठीक है, और साथ ही साथ फार्मर इनकम तो था ही, उसके लिए इंफ्रा, एम्प्लॉयमेंट, दुनिया भर की चीजें वो सब होती रहेंगी। उसके बाद आप थोड़ा और इधर आओगे तो एक आपको यहां दिखेगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैं पेन लेके जा रहा हूं, देखो ये जा रहा है, ये है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, यानी जो खाद्य तेल है उसके लिए राष्ट्रीय मिशन। तो ये राष्ट्रीय मिशन शुरू कब हुआ था, 2021 में शुरू हुआ था, और 2000 आगे चल के 2024-25 में लागू किया गया था, और अभी जो 2024-25 में लागू कर दिया गया है क्या, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का जो टाइम पीरियड है 2024-25 से 2030-31 तक है। इसमें सबसे कई तो हैं, तो कई सारी तेल, जैसे मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये है मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल और तिल का तेल, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पॉम ऑयल, यानी ताड़ का तेल। पॉम ऑयल किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका 90% जो पॉम ऑयल का जरूरत है, इसको हम आयात से पूरी करते हैं, और इसका आयात हम पूरी करते हैं इंडोनेशिया से। और इंडोनेशिया में अभी 2 साल पहले क्या हुआ कि 2 साल पहले वहां पे जब पाम ऑयल का प्रोडक्शन कम हो गया तो उसने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। जब उसने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया तो हमारा इंपोर्ट प्रभावित हो गया, तो इसकी वजह से हमें दिक्कतें आई। तो सरकार ने सोचा कि इसका प्रोडक्शन हमें खुद करना पड़ेगा, और इसके प्रोडक्शन के लिए हमारे देश में उचित जलवायु कहाँ कहाँ है,
तो एक तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, अब चूंकि आप देखो इंडोनेशिया में, अगर ज्यादा इंडोनेशिया से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडोनेशिया कहाँ है, तो हमारे अंडमान निकोबार के आसपास। तो अंडमान निकोबार को भी हम इसके एडिबल ऑयल यानी पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। साथ साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें भी हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, किसके, पाम ऑयल के प्रोडक्शन पे। ठीक है, अब इतना आप किसी तरह झेल लो, आगे सब सही है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में और नॉर्थ ईस्ट में हम पाम ऑयल को बढ़ावा दे रहे हैं, किस मिशन के तहत, एडिबल ऑयल मिशन के तहत। ठीक, आगे बढ़े। ये सब तो बता ही दिया कि भारत दुनिया में आयात सबसे बड़ा आयात है किसका, पाम ऑयल का। 90% तेल हम आयात करते हैं, किससे, तो इंडोनेशिया से। देखिए यही गड़बड़ हो गया था, अब आगे सब सही है। ठीक है, अब आगे जो हमने पढ़ा ना, इसी को एक्सप्लेन किया गया है पूरा, कि हमने रिवाइज्ड नेशनल प्रोग्राम ऑन डेयरी डेवलपमेंट, यानी वही डेयरी विकास, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को हमने रिवाइज किया है। इसको हमने पढ़ ही लिया आगे जाके। और इसमें इन्होंने मतलब जो उद्देश्य बताया अपना, कि दूध की उत्पादकता को बढ़ाना है, दूध की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी मतलब दूध से आप पनीर बनाते हो, दूध से आप आइसक्रीम बनाते हो, दूध से आप घी बनाते हो, प्रोसेस करते हो ना, तो उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। प्लस क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रखनी है, ऐसा ना हो कि मिलावट करें। ठीक है, पनीर में पाउडर मिला के पनीर बना दे, कुछ और कर दे, डेयरी प्रोडक्ट में मिलावट कम हो, इसके लिए हम क्वालिटी कंट्रोल बढ़ाएंगे। साथ साथ मार्केट एक्सेस, बाजार में जो पहुंच है किसानों की, उसको बेहतर करेंगे ताकि वो अच्छी कीमत पे अपने सामान को बेच सके। और वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है, इसे कहते हैं मूल्य संवर्धन। ठीक है, वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि आपने गेहूं उगाया, सपोज कीजिए आपने गेहूं उगाया, गेहूं कितना है, मान लीजिए 100 रुपए तो होता है, 10 रुपए किलो, गेहूं 10 रुपए किलो चल रहा है। अगर आप गेहूं बेचोगे तो 10 रुपए किलो बिकेगा। इसका वैल्यू एडिशन कैसे करना है, आप इसको ले जाओ आटा चक्की पे। ठीक है, आटा चक्की पे इसको प्रोसेस करो और आटा बनाओ, और इसमें कुछ मिला दो या फिर चक्की अच्छी से पैकेजिंग कर दो। अब इसी 1 किलो गेहूं के बने आटे को आप 25 रुपए किलो बेचो। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 15 रुपए का। इसी को कहते हैं मूल्य संवर्धन। तो मूल्य संवर्धन करने के लिए हमें प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें हो रहा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम में। ठीक है, इससे क्या होगा, सप्लाई चेन अच्छी हो जाएगी। सप्लाई चेन अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो उपभोक्ता हैं, मतलब जो लोग दूध पनीर खाते हैं, उन तक अच्छे से पहुंचेगी, और किसान अच्छे से पहुंचा पाएंगे तो उनको क्या होगा, उनको इनकम मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। कि जो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम जो है वो किसकी सहायता से चला जा रहा है, तो एक जापान की कोऑपरेटिव संस्था है, ये नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इसके साथ पार्टनरशिप करके इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, आगे कुछ आंकड़ा दे रहे हैं कि लगभग 10,000 नई कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हुई है। ठीक है, तो अच्छी चीज है, नई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेंगी तो डेयरी प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और इसकी वजह से लगभग 3.2 लाख रोजगार के अवसर खुलेंगे, जिसमें लगभग 70% महिलाएं, ज्यादा मतलब 70% महिलाओं को फायदा होगा। ठीक है, जो 15वां वित्त कमीशन था, 15वां वित्त कमीशन का टाइम पीरियड क्या था, 2021 से लेके 2026, यानी 5 साल का होता है ना वित्त कमीशन। आर्टिकल 280, 15वें वित्त कमीशन के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो थे NK सिंह। अभी जो बने हैं, अभी 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष चल रहा है, तो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। क्या है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। 15वें के कौन थे, NK सिंह। ठीक है, आगे कुछ जानने लायक चीजें हैं नहीं, जो फैक्ट है हमारे काम की नहीं। उसके बाद ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जो उसमें जो भी हो रहा है, जो हमने पढ़ लिया कि सीमन स्टेशन बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि गाय और जो फीमेल मतलब फीमेल गाय और मेल गाय के आपस में संबंध बनाने से क्या होता है, मतलब तो फिर वही प्रोसेस बछड़ा वाला, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके। तो अगर सांड नहीं है तो जो पशु डॉक्टर होते हैं वो आर्टिफिशियली उस गाय के अंदर सीमेन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब पहुंचाते हैं, कोशिश क्या करेंगे, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को, नेटवर्क को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए क्या काम करेंगे कि बुल प्रोडक्शन, सांडों की थोड़ा सा क्षमता बढ़ा रहे हैं, उनके जो अच्छे ब्रीड वाले सांड हों, उसके विकास के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का यूज कर रहे हैं। इसमें यही कि अच्छे सांड हो,
और अच्छी गाय हो और साथ साथ गायों की संख्या भी थोड़ा ज्यादा हो। तो इस तरह की चीजें की जा रही हैं। आगे कुछ और आंकड़े, जैसे भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ठीक है। दूसरा आंकड़ा क्या है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी भारत सब्जी और फल उत्पादन में दूसरे स्थान पे है और दूध के उत्पादन में पहले स्थान पे है। ठीक, इतना समझ में आ गया। बाकी आपको पढ़ना होगा तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से, मैं लिंक में उसका लिंक दे दूंगा नीचे, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं, मैं इसको डाल दूंगा वहां पे, ठीक है। कृषि में क्या किया है, जैसे अब ये कृषि वाले सेक्टर में आएंगे तो कृषि वाले सेक्टर में जो पशुपालन वाला सेक्टर है उसमें इन्होंने जो इस साल के बजट में क्या किया है वो बता रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट केंद्रीय बजट 2025-26, इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर को देश के विकास का इंजन बनाने का उनकी टैग लाइन है, तो याद रखना ये सब चीजें। उसके लिए क्या करेंगे तो कृषि में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे, ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये कृषि में एनिमल हस्बेंड्री के लिए इनका थीम है कि ये करेंगे, ठीक है। तो ये सब करने के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रावधान किया है उसको देखते हैं। ज्यादातर चीजें हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं क्योंकि ये अपनी समरी में उसका नाम दे चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो पहला जो है वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करेगा, कृषि में उत्पादकता बढ़ाएगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएगा यानी फसल विविधता, और सतत कृषि पद्धतियां अपनाएगा, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करेगी और पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज की क्षमता बढ़ाएगा, यानी जब फसल की कटाई हो जाती है तो अनाज कहाँ रखना है उस सबके लिए कोल्ड स्टोरेज वो सब चीजें बनाएंगे, भंडारण गृह वो सब चीजें बनाएंगे। तो ये धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत 2025-26 के बजट में हुआ है। इस साल की नई योजना है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। प्रधानमंत्री धन धान्य, मैं लिख देता हूं, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ये 2025 में शुरू की गई है, 2025 के बजट में है ये। इसका जो टारगेट है वो ये है कि 100 ऐसे जिलों की पहचान करना, 100 ऐसे जिलों की पहचान करना जहां की उत्पादकता बहुत कम है। तो लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट वाले 100 जिलों की पहचान करके वहां पे ये, अब चूंकि वहां की उत्पादकता कम है तो उत्पादकता बढ़ाएंगे। अब उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या काम करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, विविधीकरण करेंगे। अब वहां अगर कोई गेहूं ही बो रहा है तो उनसे कहा जाएगा भैया थोड़ा गेहूं के साथ मटर भी बोलो, चना भी बोलो और उससे संबंधित अलग अलग उस समय की चीजें बोल लो, ठीक है। अब धान के समय में, खरीफ के समय में तुम सिर्फ धान ही लगाए जा रहे हो तो उसको छोड़ो, थोड़ा धान लगाओ, थोड़ा बाजरा लगाओ, थोड़ा और फसल लगा लो, यानी अलग अलग फसलों को लगाओ। और ऐसी प्रैक्टिस का उपयोग, मतलब ऐसी कृषि पद्धति का उपयोग करो ताकि सर्वाइव, मतलब आगे भी ठीक ठाक चले। ऐसा ना हो कि आप 3 साल 4 साल खूब उसमें खाद रसायन डाल दो और उसकी उर्वरता ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें करेंगे। और अगर सिंचाई की व्यवस्था ठीक से नहीं है तो वहां नहर, नालियां, नलकूप जो भी होगा उसके लिए स्कीम चलाएंगे। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आपको समझ में आ गया। आगे है रूरल प्रॉस्पेरिटी रेजिलिएंट प्रोग्राम। ये क्या है, मतलब गांव की समृद्धि और अनुकूलनशीलता बढ़ाएंगे। अनुकूलनशीलता का मतलब होता है कि गांव की समृद्धि के लिए जो चीज जरूरी है उसको उसी के अनुकूल चीजें लागू की जाएंगी, ठीक है। तो ये मल्टी सेक्टर इनिशिएटिव, मतलब बहुआयामी पहल है। इसमें जो ऐसी सेक्टर को टारगेट किया जाएगा, जैसे आप कृषि के क्षेत्र में अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आप कृषि में लगे तो हो, कृषि कार्य आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पास रोजगार है, आप कृषि में लगे हो, लेकिन हकीकत में आप बेरोजगार हो, क्योंकि आप कृषि में जो कार्य कर रहे हो आप ना भी करोगे तो भी वो हो जाएगा, क्योंकि उतने पर सफिशिएंट आदमी है। अब किसी खेत में 2 आदमी की जरूरत है लेकिन उसमें 5 आदमी लगे हैं, तो लग तो रहा है कि 5 आदमी को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन हकीकत में 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी वो लगे हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। उसे अर्थव्यवस्था में कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो वही कहा जा रहा है कि गांवों की समृद्धि और अनुकूलनशीलता के कार्यक्रम में, प्रोग्राम में, इसमें हम क्या करेंगे,
तो जो छिपी हुई बेरोजगारी है कृषि में, उसके लिए हम फोकस करेंगे और उन लोगों को स्किल देंगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सुविधाएं देंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी तकनीक आधारित बदलाव करेंगे, ताकि जो अनावश्यक लोग कृषि में लगे हैं वो कहीं और जाके रोजगार प्राप्त कर सके। तीसरा पार्ट है आत्मनिर्भर इन पल्सेस, यानी दालों में आत्मनिर्भर बनाना है। दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 साल का टाइम चुना गया है, और ये तूर मतलब अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, इन तीनों सेक्टर में, इन तीनों दालों में हमें आत्मनिर्भर बनना है। सारा का जितना खपत भारत में होता है उसका उत्पादन भी भारत से में ही होगा, आयात ताकि ना हो सके। ये तीसरा उद्देश्य है किसका? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? तो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड विकसित करेंगे, यानी जो विकट जलवायु होती है, सूखा, बाढ़, उसमें भी उसको सहन कर ले उसके पौधे, ऐसे बीज का विकास करेंगे। और साथ ही साथ वो बीज ऐसे होंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी थोड़ा ज्यादा होगा, और उसकी प्राइस जो ठीक ठाक हो, इसके लिए नाफेड और एनसीसीएफ उसका प्रोक्योरमेंट करेंगे, यानी खरीदेंगे। ठीक है, वो खरीद के क्या करेंगे? तो उसके लिए हम पहले ये जानेंगे कि नाफेड और एनसीसी करते क्या है, तब हम जान पाएंगे कि ये दाल को खरीद के करेंगे क्या। तो भैया देखो, नाफेड का जो पूरा नाम है ना, वो है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। इतना नाम याद नहीं होगा तो नाफेड याद रखना, और जब इंग्लिश आए कोई ऐसे संबंधित, मतलब किसी भी कृषि सहकारी विपणन मतलब व्यापार करने वाली, ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में कोई सहकारी व्यापार करने वाली कंपनी का नाम आए, सीधे इंग्लिश वाले पोर्शन पे जाना और हर शब्द का पहला अक्षर देख लेना और बना लेना कहीं नाफेड तो नहीं बन रहा। अगर नाफेड बन रहा है तो आप समझ जाना वो नाफेड है। तो करना क्या है? तो जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उस हिसाब से जवाब देना है। तो नाफेड के बारे में जान लो। नाफेड एक लिमिटेड सहकारी कंपनी है जिसकी स्थापना हुआ था 1958। 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना हुई थी। सोसाइटी एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। नाफेड जो संस्था है वो आता है कृषि मंत्रालय के तहत। कृषि मंत्रालय के तहत किसके आता है? अब व्यापार चूंकि ये सहकारी विपणन संघ है तो कहीं ऐसा ना समझ लो कि ये तो आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, नहीं, ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। तो ये क्या काम करता है? कृषि उत्पादों का विपणन करता है, यानी किसानों से उचित मूल्य पे खरीदेगा और उसको अपना ले जाके रखेगा, और उस हिसाब से उन जो उत्पाद है किसानों के, उसके लिए मार्केट में जाके बेचेगा या फिर बढ़िया मार्केट का विकास करवाएगा, उसकी प्रोसेसिंग करवाएगा, उसका स्टोरेज करवाएगा। ठीक है, और अगर किसान नहीं बेच पाते, मार्केट तक नहीं पहुंच पाते, तो उनसे खरीद लेगा और खरीद के जाके अपना या तो एक्सपोर्ट करेगा, या जिन राज्यों में उसकी डिमांड है, अब चूंकि कोई किसान तो जाएगा नहीं वहां बेचने दूसरे राज्य में, तो वो दूसरे राज्य में जाके बेचेगी या तो उसका एक्सपोर्ट करेगी। तो नाफेड क्या काम करती है कि कृषि से संबंधित उत्पादों का विपणन करती है, ठीक है, और मार्केट का विकास करती है, प्रोसेसिंग को बढ़ावा देती है, स्टोरेज क्षमता को बढ़ावा देती है, कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कैसे किसानों को उसकी फसल के लिए अच्छे कीमत दिलाई जाए, इसके लिए कोशिश कौन करता है? नाफेड। कृषि क्षेत्र के कृषि मंत्रालय तहत आता है। तो ये 2 काम और करता है, जैसे ये प्राइस सपोर्ट स्कीम है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो नाफेड। तो ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत करता क्या है? तो किसानों से किसान की जो उत्पाद है खरीद लेता है। कैसे? इसमें साफ साफ लिखा प्राइस सपोर्ट स्कीम। अब मान लीजिए किसान ऐसे फसलों का उत्पादन करते हैं जो एमएसपी के अंतर्गत नहीं आते। जिन 23 फसल हैं जिनके लिए एमएसपी जारी होती है, 23 फसलों के अलावा जो फसल है उनके लिए एमएसपी नहीं जारी होती है। तो उन फसलों का अगर किसान ने उत्पादन किया और उनका प्राइस गिर गया तो किसान तो बेचारे मारे जाएंगे, क्योंकि खेती को तो कहा ही जाता है कि मौसम का जुआ। ठीक है, किसान एक जुआड़ी होते हैं। अब प्राइस गिर गया, अब किसान की लागत नहीं निकल रही है, तो क्या काम करेगा? तो आएगा बीच में नाफेड। ये क्या काम करेगा? किसानों से खरीदेगा उचित रेट पे। ठीक है, उचित रेट पे खरीद लेगा, खरीद के सब कहीं स्टोर कर लेगा। जब स्टोर कर लेगा तो मार्केट में रहेगा ही नहीं। जब मार्केट में रहेगा ही, थोड़ा बहुत कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये काम करता है। ठीक है, किसानों को उनकी कीमत दिलाने में सहायता करता है।
ये एक स्कीम के लिए और नोडल एजेंसी है, ये है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्या है कि मान लो कि कोई चीज की कीमत बाजार में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उससे उपभोक्ता, जो खाने वाले लोग हैं, उपभोक्ता है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो सरकार के ऊपर दबाव तो जाता ही है। तो अब ये क्या काम करेगा कि जो स्टोरेज वगैरह में है उसको मार्केट में डाल देगा सस्ते में, ताकि उसका कीमत सस्ता हो जाए, या फिर किसी और राज्य से खरीदेगा और जहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है वहां पे ले जाके बेच देगा, यानी विपणन का काम तो करता ही है। तो आप समझिए कि इसका काम जो है वो एक तो किसानों को मतलब ठीक ठाक कीमत मिले पर उसके लिए काम करता है, और मार्केट में जो कीमत है वो भी स्थिर रहे उसके लिए भी काम करता है। आप कहोगे जिनके लिए एमएसपी जारी होती है, ठीक है, उनके लिए तो एमएसपी जारी हो गई, फिक्स रेट हो गया कि बाजार में अगर रेट कम है तो आप एमएसपी के रेट पे बेच दो, सरकार खरीद लेगी। तो उसके अलावा कौन से फसल हो सकते हैं, अलग टॉप हो सकते हैं, यानी टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। आप देखते हो ठंडी में टमाटर प्याज आसमान छूते हैं, ठीक है, आलू का प्राइस बरसात के मौसम में कैसे उड़ जाते हैं। तो इनके लिए तो एमएसपी जारी नहीं होती। तो इन सब के लिए जो ऑपरेशन ग्रीन नामक एक योजना चलाई जाती है वो भी नाफेड देख रेख करता है उसका, ठीक है। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं NCCF, ये वाला NCCF क्या है। NCCF भी सहकारी महासंघ ही है, ये भी लिमिटेड ही है। लेकिन आप एक चीज देखो, यहां पे क्या था, इसका नाम था कृषि सहकारी विपणन संघ। यहां पे क्या है, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता, यानी अगर एक में था कृषि, यानी ये किसानों के लिए कर रहा है, तो ये उपभोक्ताओं के लिए कर रहा है, ठीक है। क्या ये भी वही प्राइस का ही काम करेगा, ये भी मतलब खरीद बिक्री का ही काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। पहले जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि उपभोक्ता महासंघ की स्थापना कब हुई थी। 16 अक्टूबर 1965। ध्यान रखना, कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि पहले किसकी हुई, या फिर एक तरफ इन संस्थाओं का नाम दे देगा, दूसरी तरफ ईयर दे देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन गलत है, या फिर मैच द फॉलोइंग दे देगा। तो आप देखो नाफेड कब हुआ था, 1958 में। तो सबसे पहले नाफेड का हुआ था। इसका जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ है, इसका 1965 में हुआ था। इसका भी नाम याद रखना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हो गया कंज्यूमर, यहाँ पे ये हो गया फेडरेशन, यहाँ पे हो गया नेशनल, ठीक है, और यहाँ पे हो गया कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड तो है ही। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, एक समिति के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 2002 में इसका रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटी एक्ट के तहत। मल्टी स्टेट सोसाइटी एक्ट 2002 में बना था। बहुराज्यीय सोसाइटी एक्ट कब बना था, 2002 में। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय सरकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन होता है, तो तब ये इसको लीगल स्टेटस मिल जाता है। ये दोनों NCCF और नाफेड, ये दोनों एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो अब NCCF क्या करता है, उपभोक्ता सहकारी आंदोलन चलाता है। इसके तहत करता क्या है, मार्केट स्टेबलाइज स्कीम, यानी अगर मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मार्केट में वस्तुओं की कमी हो गई है, तो ये काम करेगा कि या तो जाएगा नाफेड के पास कि भाई तेरे पास है, नाफेड कहेगा यार है तो नहीं, चल ठीक है, मैं दूसरे राज्य से संपर्क करता हूं, उससे खरीद के देता हूं तुमको, ठीक है। तो ये सब काम करता है। या फिर FCI के पास चला जाएगा कि तुमने जो MSP पे खरीदा था, तुम्हारे पास है क्या, तो वो FCI से लेके चलाएगा, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो MSP पे खरीद बिक्री करती है। ये लोग MSP पे खरीद बिक्री नहीं करते हैं। MSP पे खरीद बिक्री का काम FCI का काम है। मतलब जैसे अब देखिए, दो तरह का होता है, मैं बता ही देता हूं यहाँ पे। एक जैसे मान लीजिए ये फसल है, तो एक का हो गया कि जो MSP जारी होती है, एक के लिए जिनके लिए नहीं जारी होती है। तो MSP जारी होने का मतलब यह है कि अगर किसान गेहूं उगा रहा है और उसको बेचना है, तो या अगर सरकार हर साल MSP जारी करती है कि हम गेहूं जैसे मान लो 2000 रुपए में कुंटल खरीदेंगे। तो अब मान लीजिए जिस साल गेहूं वो उत्पादित मतलब उगाया, अगर मार्केट में 2100 रुपया है, तो वो किसान जाके मार्केट में बेच लेगा, क्योंकि उसको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, जाके मार्केट में बेचेगा। लेकिन वहीं पे अगर उसकी कीमत 1900 रुपए है, तो किस सरकार जबकि 2000 रुपए ज्यादा देगी, तो वो जाके सरकार को बेचेगी, यानी MSP की कीमत पे बेचेगी। तो MSP पे खरीद बिक्री करेगा कौन, अब ये करेगा FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये खरीद करता क्या है, तो ये सरकार को देता है। सरकार जो योजनाएं चला रही होती है, PDS, मिड डे मील वगैरह वगैरह,
और कुछ स्टोर करके रखती है, कभी विपदा आ गया, संकट आ गया तो वहां पे सप्लाई करने के लिए, कहीं भूकंप आ गया तो वहां पे सरकार लेके पहुंच जाती है। कहाँ रहता है सब, एफसीआई ही स्टोर की रहती है एमएसपी पे खरीद के। तो फिर यहाँ पे जब मान लीजिए, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, जिन वस्तुओं पे एमएसपी जारी नहीं होती है, अब उनकी शॉर्टेज हो गई तो ये लोग इनसे या उससे खरीद के ये एनएससीसीएफ उसकी मार्केट तक उन वस्तुओं की पहुंच बढ़ाएगा, ताकि जो उपभोक्ताओं को उनकी कीमत थोड़ी सी अच्छी, मतलब सस्ते कीमत पे चीजें मिल सके। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, थोड़ा भी लंबा होता जा रहा है मुझे पता है, लेकिन समझना भी जरूरी है। दालों में आत्मनिर्भर बनना ये पढ़ लिए थे। उसके बाद फूड और ये फ्रूट और वेजिटेबल, यानी सब्जी और फलों के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया जाएगा बहुत व्यापक लेवल पे। ठीक है, उसमें क्या होगा, तो वही सप्लाई चेन सही समय पे बिहार से पहुंच जाए मुंबई, और वैल्यू एडिशन करेंगे। वही मतलब कि खेत में अगर 10 रुपए का है तो उसका कुछ ऐसा और कर दो, कुछ ऐसा उसका और बना दो कि 15 रुपए का बिके। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाएंगे बेटर मार्केट प्राइस पे, ताकि वो बिक सके। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स, ठीक है, तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का विकास करेंगे। इसके लिए भी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय मिशन चलाएंगे, जिसमें उच्च उत्पादकता भी हो और पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो, यानी कीड़े मकोड़े उस पर कम प्रभाव डाल सके, उसमें उतनी सहन क्षमता भी हो। साथ ही साथ क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो, यानी जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव कम पड़े, ऐसे बीज का निर्माण करेंगे। और इसके लिए उन्होंने अभी तक 100 सीड बनाए हैं, यानी 100 बीज के वैरायटी बनाए हैं जुलाई 2024 तक, जो अब कॉमर्शियली अवेलेबल है, यानी किसान उसको खरीद सकते हैं बाजार में। आगे बढ़े, नेक्स्ट इसी में है कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए भी मिशन चलाएंगे। तो कॉटन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी मिशन चलाएंगे, ये 5 साल का होगा। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप ये जान लो कि धन धान्य मिशन है क्या, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको। हर जगह वही है, अब प्रधानमंत्री का तो काम है कि शब्दावलियों से खेलना, 4F 4C 4R, है ना, तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक और मुझे इंपॉर्टेंट जो लगा था, केसीसी कार्ड भी, मतलब उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाएंगे, वो उन्होंने बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले ये देखिए, केसीसी शुरू कब हुआ था, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1988 में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि हर 1-2 साल भी पूछ ही लेता है केसीसी। अब इस बार तो इसलिए चर्चा में कि इसकी लिमिट बढ़ाई गई है, तो इस बार तो इंपॉर्टेंट है केसीसी, याद करके जाना अच्छे से। केसीसी की शुरुआत कब हुई थी, 1988 में। किस समिति के सिफारिश पे? आरबी गुप्ता समिति ने सिफारिश किया था, उनकी सिफारिश पे ये किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये किसानों को इस योजना के तहत किसानों को लोन दिया जाता है, जिसका इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है, ताकि वो किसान लोन लेके अपनी खेती करें और 1 साल के अंदर, निश्चित टाइम के अंदर उसको भर दें तो उन्हें ब्याज में छूट मिलता है। आइए देखिए कि किसान कितना ले सकता है, इसकी लिमिट कितनी है। तो पहले जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। अगर कोई पूछे किसान क्रेडिट कार्ड कैसी स्कीम है, तो ये सरकार की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, यानी सरकार ऐसी स्कीम जिसका थोड़ा इंटरेस्ट का थोड़ा भाग सरकार खुद भरती है। अब मान लीजिए कोई बैंक का ब्याज दर 10% है, तो सरकार कहेगी मैं एक किसानों के लिए एक योजना चला रहा हूं, उस योजना के तहत तुम किसानों को ऋण दो, उसका ब्याज तुम 30%, 3% सिर्फ किसानों से लेना, 7% मैं भरूंगा। तो ये योजना क्या कहलाती है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी इंटरेस्ट को सबवेंड कर दिया जाता है। ठीक है, उसका थोड़ा आधा भार या आधे ज्यादा भार सरकार वहन करती है। तो देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अभी जो लिमिट बढ़ाई गई है वो कितना कर दिया गया है, 5 लाख। पहले कितना था, 3 लाख। तो ये पहले क्वेश्चन आता था कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लिमिट कितनी है, तो 3 लाख तब रहता था, लेकिन अब ध्यान रखना अब 5 लाख हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिमिट कितनी है, 5 लाख। और जो ब्याज दर है वो कितना है, तो ब्याज दर अगर आप सही टाइम पे भरते हो तो ब्याज आपको मात्र 4% लगेगा। यानी अगर आप 1 लाख रुपए लेते हो तो आपको मात्र 4%, 4,000 रुपए देना पड़ेगा अगर आप सही टाइम पे भरते हो। और अगर आप सही टाइम पे नहीं भर पाते हो तो आपको 7% देना पड़ेगा केसीसी के तहत। यह ध्यान रखना, सही टाइम पे 4%, और अगर सही टाइम पे नहीं भरते तो 7%। ये किसानों के लिए है। और इसमें केसीसी के तहत अब कुछ लोग को और भी शामिल कर लिया गया। जैसे केसीसी में किसान कौन होगा, किसान हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि से संबंधित कुछ ऐसे जो छोटी मोटी एमएसएमई टाइप की इंडस्ट्री हैं, तो उसकी एक लिस्ट है कि केसीसी के अंदर शामिल कौन होता है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हम यहाँ पे केसीसी तो पढ़ नहीं रहे,
तो आप जाके पूरी लिस्ट देख लेना कितने लोग शामिल हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक डाटा भी दिया है कि इससे लगभग 7.7 करोड़ रुपए 7 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं, जिसमें किसान हैं और जो मछली पालन करते हैं वो लोग हैं और डेयरी उद्योग वाले हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ गया केसीसी के अंतर्गत शामिल कौन लोग होते हैं, फार्मर, फिशरमैन यानी मछली पालने वाले, या डेयरी फार्मिंग करने वाले, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई एक दे देगा, इस तरह से। तो सभी हैं, ठीक है। असम में एक यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है। क्वेश्चन आ सकता है एक यूरिया प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, असम में लगाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जा रहा है, बिहार में, ठीक है, ये याद रखना। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जा रहा है, बिहार में। उद्देश्य क्या होगा, तो मखाना प्रोडक्शन को सपोर्ट देना है, सहायता देना है। तो जब मखाना का प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसे उसकी प्रोसेसिंग करनी है, यानी उससे नमकीन बनाओ, ड्राई फ्रूट साथ मिला के कुछ और बनाओ और बेचो, आटा बनाओ उसका, नमकीन, मतलब जो भी आजकल तो मार्केट में मिल रहा है। मखाने को पुदीना में लपेट दिए हैं नमक मिर्च लगा के, और बढ़िया लोग खाते हैं, अच्छी चीज़ है। और उसकी मार्केटिंग, यानी उसको ठीक ठाक, जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह बिकता है ना, तो उसको भी अच्छा मार्केट मिल सके, विदेशों में अच्छा से ठीक ठाक एक्सपोर्ट हो सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। मखाना बोर्ड काम करेगा। और उसके बाद ये मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए क्या फ्रेमवर्क अपना रहे हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में मछली पालन के लिए इनका फोकस बढ़ रहा है, वहां पे मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। कैसी, तो सस्टेनेबल का मतलब कि वहां की जो इकोसिस्टम है, जलीय इकोसिस्टम, उसको नुकसान भी ना हो और मछली पालन को भी बढ़ावा दे सके। कहाँ, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। और ये एक शब्द यहाँ पे है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसका हिंदी होता है क्या, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये क्या होता है, हाई सी मतलब समंदर, ये जो अपना अरब सागर और हिंद महासागर है ना, बंगाली खाड़ी वगैरह, वो तो ये होता क्या है, थोड़ा इसको जान लो। देखिए, मान लो कि अपना ये देश है, ठीक है, ये गुजरात से लेके बंगाल तक तटीय क्षेत्र है अपना, ठीक है, ये वाला। तो जैसे अब यहाँ ये हमारी सीमा रेखा हो गई, मतलब लैंड वाला। तो लैंड से जो 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है, इस तरफ मतलब हर तरफ, तो भारत के भूमि के सीमा से लगे हुए समंदर में जो 12 नॉटिकल मील एरिया होता है, वो क्षेत्र पूरा का पूरा भारत या किसी देश का होता है, जिस देश से लगा होता है, यानी संप्रभुता वहां तक होता है, कंट्रोल वहां तक होता है। अगर हवाई जहाज भी ऊपर उड़ रहा है तो उसका कंट्रोल किसके ऊपर होगा, भारत के ऊपर। जब जहाज जा रही है तो उसका कंट्रोल किसके ऊपर होगा, भारत के ऊपर होगा। यहाँ पे नियम कानून किसके चलेंगे, तो जिस देश से लगा होगा उसका। लेकिन अब हम इसे कहते हैं तटीय क्षेत्र, ठीक है, तटीय क्षेत्र। इसे मतलब इंग्लिश में इसका शब्द यूज होता है टेरिटोरियल सी, ठीक है, मतलब तट से लगा हुआ 12 किलोमीटर का जो 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होगा, वो किसी देश का आधिकारिक क्षेत्र में आता है। लेकिन जो ये होगा आर्थिक अनन्य क्षेत्र, उसकी सीमा कितनी होगी, तो लगभग 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील का जो एरिया होता है वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो लगभग 370 किलोमीटर के आसपास होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई देश है, तो कितनी देर समंदर के कितने अंदर तक उसका एरिया माना जाएगा, तो 12 नॉटिकल मील तो उसका अपना हो ही गया। जैसे मान लो जो अधिकार यहाँ पे, वो अधिकार यहाँ भी है। उसके बाद यहां से लेके 200 नॉटिकल मील, यानी 370 किलोमीटर और 200 नॉटिकल माइल, दोनों मात्रक याद रखना। नॉटिकल माइल में आएगा 200 और किलोमीटर में आएगा 370 के आसपास लगभग। यहां तक का जो एरिया है, वहां पे वो आर्थिक क्रियाएं कर सकता है, यानी 12 नॉटिकल मील तक उसका अपना होता है, वो चाहे जो करे। लेकिन उसके बाद वो 200 नॉटिकल मील तक सिर्फ वही आर्थिक क्रिया कर सकता है, कोई और देश आके वहां कार्य नहीं कर सकता। एक चीज हो गया। लेकिन 12 नॉटिकल मील के बाद कोई भी देश अपना जहाज यहां से लेके जा सकता है, अपना हवाई जहाज इसके ऊपर से उड़ा सकता है। इसका भारत का या किसी देश का कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन 200 नॉटिकल मील तक कोई भी आर्थिक क्रिया करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस देश का होगा जिस देश की सीमा वहां से लगी होगी। कोई और देश आके यहाँ पे अपनी आर्थिक क्रिया नहीं करेगा। ये कब डिसाइड हुआ था? ये डिसाइड हुआ था 1982 में, एक कानून के तहत। अंतरराष्ट्रीय कानून है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यानी सागर से संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र समझौते का नियम कानून है, उसके तहत समझौता हुआ था कि आप अपने तट से 200 नॉटिकल मील तक कोई भी आर्थिक क्रिया कर सकते हो। लेकिन
वहां से कोई अगर कोई पाइप ले जाना चाहता है, कोई जहाज ले जाना चाहता है, उसके लिए आप मना नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे आप पे कानून लागू नहीं होते। सिर्फ और आर्थिक क्या कर सकते हो, वहां के पर्यावरण की रक्षा कर सकते हो, और वहां पे कोई साइंटिफिक रिसर्च करना हो तो वो कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा है कि ECZ में, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, केवल आर्थिक संसाधनों पर आपका अधिकार होगा। इसकी एरिया होता है 200 नॉटिकल माइल। बाकी किसी जहाज, पानी की जहाज को, हवाई जहाज को उसके ऊपर से उड़ने से रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप वहां पे रिसोर्स, जो वहां पे संसाधन है समंदर के अंदर, उस पर आपका कंट्रोल हो, कोई और नहीं आएगा। आप वहां पे रिसर्च करो, खुदाई करो, और जो चाहे मन हो निकालो, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट करो, रिसोर्स का, संसाधनों का और इन्वायरमेंट का। और ये टेरिटोरियल, जो जिसपे हर तरह से आपका अधिकार होगा, वो उसका एरिया होगा लगभग समंदर में 12 नॉटिकल माइल। और ये किसानों में कह रहे हैं कि मैंने क्रेडिट सुविधा दी है। क्रेडिट सुविधा मतलब वही KCC टाइप, लोन टाइप, कि लोन ले सकते हैं आराम से, और फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, मतलब किसानों और किसी में लगे लोगों की जो बैंकों तक पहुंच बढ़ाई है, ठीक है। अब उसके लिए क्या काम करेंगे, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। यार मुझे लगता है ये सब छोड़ देना चाहिए, हाँ कोई मतलब नहीं है। आगे मुझे एक चीज और मिला, उद्यमी पोर्टल। उद्यमी पोर्टल क्या है? उद्यमी पोर्टल पे जो कुछ MSME वाले लोग हैं, जो सूक्ष्म एंटरप्रेन्योर वाले लोग, सूक्ष्म जो व्यापारी वगैरह हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पे करते हैं। किस पे करते हैं? उद्यमी पोर्टल पे। इससे होता क्या है कि वो 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी ऐसा बता रहे हैं कि 10 लाख कार्ड उद्यमी पोर्टल पे जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, उन्हें अभी ऐसे 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये कार्ड दिया जा चुका है, और वो अब 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो उद्यमी पोर्टल एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जिसपे सूक्ष्म एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्राइजेज हैं, छोटी छोटी जो दुकानें हैं या फिर कह लीजिए कंपनियां हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, ओके। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम एक जीन बैंक खोलेंगे और एक क्रॉप जर्म प्लाज्मा की स्थापना करेंगे। उसमें क्या होगा, तो अब जीन बैंक है तो फसलों के जीन को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें जमा करेंगे, मतलब वहां पे स्टोर करेंगे। बैंक में क्या होता है, कोई जमा ही तो की जाती है। और क्रॉप जर्म प्लाज्मा को भी रिस्टोर करेंगे। इसका उपयोग क्या होगा, फ्यूचर में कोई संकट आ जाए आपके फूड सिक्योरिटी पे, तो ये यहाँ से निकाल के बीज को फिर से पैदा करके उसकी बुआई छिटाई कर सकते हैं। मान लीजिए भूकंप आ गया, ठीक है, अब कहीं पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज बोई जाती थी और कुछ ऐसा हुआ कि सब नाश हुआ, बीज भी रखने के लिए नहीं बचा, तो ये सब निकाल के यहाँ से और फिर से बीज का उत्पादन करेंगे। और रिसर्च के सेक्टर में क्या काम करेंगे, पर्यावरण सेक्टर को ले आएंगे, ठीक है। ये सब हमारी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एक हमारी इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको हमने ऊपर पढ़ लिया है, सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ही पढ़ा था। एक चीज मुझे यहाँ पे और मिली है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP को अप्रूव कौन करता है? ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसको दिमाग में डाल लो कि ये बहुत बार पूछता है कि इसको अंतिम रूप से जारी कौन करता है, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। अभी ये न्यूज में क्या है कि 2025 में कोपरा पे इन्होंने MSP को बढ़ाया है, ठीक है। कोपरा पे MSP को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5500 पर क्विंटल। क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो, तो 100 किलो कोपरा के लिए जो किसानों को दाम मिलेगा वो 5500 मिलेगा। कोपरा क्या होता है, तो अगर आप नारियल देखो, नारियल तो खाते हैं, जो खाने वाला भाग है, व्हाइट वाला भाग, उसी को कोपरा कहते हैं। उसको क्या काम करेंगे, तो ये लोग खरीद के सुखवा के ड्राई फ्रूट्स में बदलते हैं। आप जानते ही होंगे सूखा वाला नारियल तो कोपरा से बनाते हैं, जो आप व्हाइट वाला नारियल होता है उसी को सुखा के ड्राई फ्रूट्स में बदलते हैं, या अलग अलग जगह पे उसकी कीमत ज्यादा होती है, जो आप ये नारियल व्हाइट वाला नारियल, जो हरा वाला नारियल होता है उसकी अपेक्षा। तो उसी व्हाइट वाले भाग को, नारियल के गुदे को कोपरा कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज देख रहे हैं कि MSP कितने फसलों की जारी होती है, तो अनिवार्य रूप से 22 फसल, अनिवार्य रूप से 22 फसलों के लिए MSP जारी होती है। कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। और 2025 में 23 फसलों के लिए MSP जारी हुई। ये याद रखना, कितनी? 23 फसलों के लिए MSP जारी हुई है। और इसमें 7 फसल जो है वो अनाज है, 5 फसल जो है वो दाल है, 7 फसल जो है वो तिलहन है, और 3 फसल वाणिज्यिक है। तो अनाज कौन कौन से हैं? एक तो गेहूं हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, रागी हो गया। कभी कभी यह भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न फसलें हैं? धान है, गेहूं है, अनाज है, मतलब अनाज तो है ही, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, रागी है। तो 7 अनाज वाले फसलें हैं जिनके लिए MSP जारी होती है।
5 दलहनी फसलें हैं जिसमें चना, अरहर जिसे तूर कहते हैं, मूंग, उड़द और मसूर। ठीक है, इसमें से आप बताओ कि अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था किसमें से हमें आत्मनिर्भर बनना है जिसके लिए मिशन चलाया जा रहा है, वो आप देख लो। एक और इसके बाद 7 तिलहनी फसल है जिसके लिए एमएसपी जारी होता है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजर बीज। ध्यान रखना इसमें पाम ऑयल, पाम नहीं है, ताड़ नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी हम मिशन चला रहे हैं ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके या फिर हमारी जो इम्पोर्ट है वो कट सके। ठीक है, और वाणिज्यिक फसलें के लिए भी एमएसपी जारी हुई है। उसमें कोपरा है, वही नारियल का सूखा व्हाइट वाला भाग, कपास है और जूट है। तो 22-23 फसल के लिए एमएसपी जारी हुई है, ये ध्यान रखना। अब किस गेहूं के लिए कितना है, धान के लिए कितना है, ये आप देख लेना। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें एक चीज मिलता है नेचुरल फार्मिंग, ये हमने पढ़ लिया तो टाइम नहीं खराब करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो इसी को एक्सप्लेन किए हैं वहां पे आगे जाके। अब वही जो हम बताए हैं कि इंश्योर करेंगे कि जो खेती हो वो सेफ हो और जो उससे खेती से जो उत्पाद निकले वो क्या हो, उस पोषक तत्व भरे हो। इसके लिए क्या काम करेंगे ये, तो सॉइल है, उससे क्या होगा, मतलब नेचुरल फार्मिंग से क्या होगा, जो मिट्टी की स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, उर्वरता खराब नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी, क्लाइमेट रेजिलियंट होगा, यानी जैसा जलवायु वैसी फसल। तो इससे क्या होगा कि एक सतत कृषि पद्धति का निर्माण हो सकेगा। अब बताएं, यहाँ बताया गया नेचुरल फार्मिंग में क्या करेंगे, तो केमिकल फ्री होगी, ये ध्यान रखना। तो वही सब चीजें हैं, इसको हम नहीं देखने जाएंगे। और ये पीएम कृषि विकास योजना, इसको भी हम देख चुके हैं, याद करो, पीएम कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना हम इसको समझ चुके हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे, उसका लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगा, आप जाके वहां पे इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमने भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। उसके बाद कुछ और स्कीम्स के बारे में बताया, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना शुरुआत कब हुआ था, 2019 में। है क्या ये, तो किसानों को आय समर्थन योजना है। कभी कभी ये शब्द दे देता है ना, तो आप क्वेश्चन गलत करके चले जाते हो। ये क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना क्या है, एक आय समर्थन योजना है। इसके तहत क्या होता है, किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए 3 बार में दिया जाता है। ठीक है, तो कैसी योजना है, आय समर्थन योजना। कब शुरू हुई थी, 2019 में। अभी तक लगभग 19 इंस्टॉलमेंट किसानों के खाते में आ चुकी है। और ये जो देने का माध्यम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका मतलब है बीच में कोई नहीं है, सरकार सीधे पैसा किसी खाते में भेजती है, किसान के खाते में। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। उसके बाद एक योजना और है, प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना। प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना ये एक प्रकार की पेंशन स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखना। इसके अंतर में समझा चुका हूं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है इस स्कीम का पूरा खर्चा कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो किसान है, जो लोग किसान है वो अगर 18 और 40 साल के बीच में है तो एक इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। इस स्कीम से जुड़ेंगे तो उनको कुछ पैसा हर महीना या 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने भरना पड़ेगा। जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनको 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी। तो अगर कहें कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना एक पेंशन स्कीम है तो हाँ है। इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसमें शामिल होने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच। होगा क्या, तो आपको 60 साल जब हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी। इसके लिए आपको, अब चूंकि पेंशन योजना है, कुछ बीमा तो कुछ प्रीमियम तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगली स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब शुरू हुई थी, 2016 में। इसके भी लगभग 15 साल होने वाले हैं, 10 साल होने वाले हैं। तो आप अच्छे से याद करके आना कि कब हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कब हुआ था, 2016 में। इसको भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक है लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ये सब पुरानी योजना है, लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ इस बार 324 करोड़ रुपए पैसे दिए गए हैं। तो ठीक है, सब चल रहा है। अब एक योजना और है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, मतलब ये जानवरों में जो बीमारियां होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। थोड़ा इंग्लिश देख लिया करना यार पेपर में। इसको ये लॉन्च कब हुआ था, 2019 में। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 2019 में। ठीक है, ये क्या काम करेगा कि इसको कौन सी बीमारी मिटाना है, तो एक फुट मतलब पैर और माउथ से संबंधित, मतलब पैरों में और जो मुंह में बीमारी हो जाती है उसको मिटाना है। और जानवरों में एक बीमारी होती है ब्रूसेलोसिस किसमें होती है, जानवरों में होती है। इन दोनों मतलब फुट एंड माउथ डिजीज को और ब्रूसेलोसिस डिजीज को 2023 तक खत्म करना है। किस योजना के तहत, जो 2019 में लॉन्च हुई थी, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत। ठीक है, क्या करेंगे, तो हम वैक्सीन देंगे
ताकि जो फुट और माउथ डिजीज है इसको कंट्रोल किया सके, 2023 तक खत्म किया सके। एक मान लो साइंस के क्वेश्चन में आ गया, ब्रूसेलोसिस जो बीमारी है वो किस में पाई जाती है, तो जानवरों में, ठीक है, पालतू पशुओं में। ओके, इतना हो गया। अब थोड़ा बेसिक है, उसको हम अब आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, थोड़ी सी मेरी तबियत भी ठीक नहीं है, तो इसको पार्ट 1 कर देते हैं, उसको पार्ट 2 कर देंगे, ठीक है। कृषि, जैसे कृषि के लिए करंट अफेयर, वो उसका कर देंगे कृषि का बेसिक, ठीक है। ओके।